Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video we are going to start with a new topic which is chemical kinetics. So it is one of the important topics of physical chemistry, and you might have observed that we are studying this topic from 11th 12th class onwards and we are studying it till now. And you might have observed that this topic is frequently asked in different competitive examinations, and also if you are facing some interview, then it is highly probable that you will be facing questions from this topic. And we have received repeated requests from our viewers to start this topic, so we have taken up this topic and we will continue with this topic. So in this video my main focus will be to introduce chemical kinetics to you, to tell you its importance and that what will be our flow to study this topic and what are the important things about this topic. So let's start with chemical kinetics. So chemical kinetics का पहले आप टर्म ही देख लीजिए. Chemical kinetics is basically study of chemical reactions. मतलब जो केमिस्ट्री में हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देखते हैं उनकी स्टडी ही करेंगे, लेकिन उनके बारे में भी क्या स्टडी करेंगे, उनकी काइनेटिक्स. काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक्स इज समथिंग दैट इज मूविंग एंड चेंजिंग. ठीक है, मतलब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे. We will be talking about rates. मतलब you will see that we will be extensively talking about rates of the reaction. So something that is moving and changing. So this is chemical kinetics. अब आपने देखा होगा कि जब हमने बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स जैसे हम पढ़ते हैं, लाइक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, तो जैसे हरमीत ने ऑलरेडी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पूरा कर लिया है. तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा होगा कि पूरा जो थर्मोडायनेमिक्स है दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन लॉज, जैसे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ. तो ये जो लॉज हैं इनके ऊपर आपका पूरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड है. जब आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यू विल सी दैट देयर आर सम थ्योरीज एंड देयर आर सम पोस्टुलेट्स. उन थ्योरीज और पोस्टुलेट्स के ऊपर ही आपका पूरा क्वांटम केमिस्ट्री बेस्ड है और उसी के बेसिस पर हमने उसको बिल्ड किया है और हम उसको आगे तक पढ़ते हैं. बट जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में यू विल फाइंड दैट देयर आर नो आइडेंटिफाइड यूनिफाइड प्रिंसिपल्स. मतलब काइनेटिक्स में कोई ऐसे फिक्स्ड प्रिंसिपल्स नहीं है कि मैंने आपको वो प्रिंसिपल्स बता दिए और उन्हीं के ऊपर आपका पूरा केमिकल काइनेटिक्स बिल्ड हो जाएगा. ऐसा नहीं है. ये टॉपिक अभी भी ऐसा है दैट इट इज लाइक अंडर इन्वेस्टिगेशन. मतलब अभी भी इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो हमको नहीं पता है और हमको जाननी है. ऐसा क्यों है? बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जैसे ही आप बेसिकली अपना सिस्टम चेंज करोगे, कुछ कंडीशंस चेंज करोगे, तो रिएक्शन की काइनेटिक्स कुछ भी हो सकती है, अलग ही तरीके से चेंज हो जाती है. तो इसीलिए इसमें डायनेमिक्स बहुत ज्यादा है. इसीलिए आप ये पाओगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दैट इसमें जो ज्यादातर चीजें आपको मिलेंगी दे आर नॉट जनरलाइज्ड. मतलब some things you will be find specific to some reactions only. और फिर आप किसी और रिएक्शन में चले जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे तो वो चीज वैलिड ही नहीं है, बिल्कुल ही इनवैलिड है. तो इसीलिए इन केमिकल काइनेटिक्स you will see that there are many theoretical models. ठीक है, तो हम बहुत सारे theoretical models को देखेंगे. They are valid to some point, means they have their merits, but कोई भी accurate नहीं है. None is accurate.
मतलब कोई ऐसी यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा नहीं है कि एक बार बोल दिया तो सब जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। जो थियोरेटिकल मॉडल्स हम पढ़ेंगे कोई भी उसमें कंप्लीटली एक्यूरेट नहीं है, एक रिएक्शन में काम कर रहा होगा दूसरी रिएक्शन में नहीं करेगा। तो इसीलिए दे आर वैलिड टू सम पॉइंट, दे हैव देयर मेरिट्स, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनके बेसिस पर वो ठीक भी हैं, लेकिन जब हम किसी और रिएक्शन में जाते हैं तो उस समय वो फेल भी हो जाते हैं। तो इसीलिए यू विल सी दैट देयर विल बी डिफरेंट मॉडल्स दैट वी विल बी स्टडीइंग एज वी गो फॉरवर्ड विद दिस टॉपिक ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब बात ये आती है कि केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब हम इसको पढ़े क्यों, ऐसा ये हमको क्या बता रही है जो हमें आवश्यक है जानना, मतलब व्हाई डू वी नीड इट, हमको इसकी जरूरत क्यों है। अभी आपने देखा कि मैंने बात की कि फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स और ये है काइनेटिक्स, तो इसका मतलब इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। तो आप जब भी देखेंगे काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस जब भी हमको समझनी होगी, देन वी विल बी फाइन कंपेयरिंग इट विद थर्मोडायनेमिक्स, मतलब आप हमेशा देखेंगे काइनेटिक्स वर्सेस थर्मोडायनेमिक्स। अब बात क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली जब हम देखते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब हमारा जो मेन कंसर्न वहां पे रहता है दैट इज विद के, कैपिटल के, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। बट काइनेटिक्स में ऐसा नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर ऑफ टाइम, मतलब थर्मोडायनेमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो इस चीज पे रहता है, अगर हम रिएक्शन की रिगार्डिंग बात करें कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब या तो वो होगी या वो नहीं होगी, मतलब स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते वक्त हम ज्यादा क्या बात करते हुए पाए जाते हैं, डेल्टा जी की बात किए पाए जाते हैं, डेल्टा जी सिस्टम। हम क्या बोलते हैं कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी मस्ट बी नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता है तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। अभी ये वाली टर्म क्यों आई, क्योंकि अभी मैं इसका आपको काइनेटिक्स से कंपेयर करूंगा। तो हम जब थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि हमारी कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, हमारा उसका टाइम का लेना देना कुछ नहीं है, मतलब वी आर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइम स्केल। बट काइनेटिक्स में वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो कितने समय में होगी, हाउ मच टाइम इट विल टेक। मतलब स्लो है या फास्ट है, ये बातें हम बेसिकली काइनेटिक्स में करते हैं, और इसीलिए ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा डिफरेंट हो जाती हैं, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बनेगा तो ठीक है, बनेगा तो जरूर, लेकिन कितने समय में बनेगा, क्या पता 20 साल में बने, अगर 20 साल में बन रहा है तो ऐसे प्रोडक्ट का मैं क्या करूंगा। तो इसीलिए दो फेवरेबिलिटी आ जाती है, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल और काइनेटिकली फेवरेबल। थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल मतलब कि प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन काइनेटिकली अनफेवरेबल है कि 50 साल में बनेगा, तो 50 साल में बना तो क्या करेंगे। तो इसीलिए थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है बट काइनेटिकली अनफेवरेबल है। तो इसीलिए हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखना है, थर्मोडायनेमिक्स का भी और काइनेटिक्स को भी। इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस आ जाती है। और अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे बेसिकली आपका शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो कि हाँ केमिकल काइनेटिक्स सही में जरूरी है।
जो सबसे फेमस एग्जांपल शायद आपने सुना भी हो, जो दिया जाता है इस चीज को समझाने के लिए, दैट इज डायमंड एंड ग्रेफाइट। अगर आप थर्मोडायनेमिकली देखेंगे तो बेसिकली जो डायमंड है वो तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, काफी ज्यादा महंगी है। और ग्रेफाइट इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। आप देखेंगे जो पेंसिल का हमारा लेड होता है दैट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। तो जो डायमंड और ग्रेफाइट की जब गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी की जब हम इसकी बात करते हैं, तो यू विल फाइंड दैट डेल्टा जी इज नेगेटिव। कब? when we are going for diamond to graphite। इसका मतलब क्या है कि जो एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी है ग्रेफाइट की दैट इज लेस, और जो डायमंड की एब्सोल्यूट गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज मोर। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में हमें टाइम की बात तो करनी नहीं, तो अगर मैं इस चीज को एक्सप्रेस करना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? यहां पे मैंने बनाया गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, तो मेरा डायमंड तो यहां पे है और मेरा ग्रेफाइट यहां पे है। ठीक है, डायमंड ऊपर है, ग्रेफाइट नीचे है। तो अगर मुझे डायमंड से ग्रेफाइट में जाना होगा तो डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। तो डेल्टा जी नेगेटिव है, तो इसका मतलब डायमंड से ग्रेफाइट जाना इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। अब बात वही आ जाती है कि अगर थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है तो फिर तो डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो ही जाना चाहिए था। बट आप देखेंगे कि ऐसा तो नहीं हो रहा। जनरली तो हम ऐसा बोलते हैं कि डायमंड लास्ट्स फॉरएवर, डायमंड तो हमेशा के लिए रहेगा। अब बात वहीं आ जाती है बिकॉज हमने इस रिएक्शन की काइनेटिक्स को मिस किया। अगर थर्मोडायनेमिकली देखें तो डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाना इज फेवरेबल बिकॉज इट इज प्रोसीडिंग विद गिब्स फ्री एनर्जी चेंज दैट इज नेगेटिव। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा? बिकॉज अभी आप देखिए हमने इसमें यहाँ पे कोई भी टाइम की बात नहीं की। अब हम यहाँ पे इसको टाइम से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमने यहाँ पे किया गिब्स फ्री एनर्जी और यहां पे किया एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अब आप क्या देखेंगे? यहां पे आपका डायमंड है, यहां पे आपका ग्रेफाइट है, बट ये क्या है? ये हम आगे देखेंगे। ये बेसिकली इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन अभी आप इतना मत देखिए, हम आगे समझेंगे। अभी आप ये सोचिए कि डायमंड से ग्रेफाइट जाना है तो वैसे तो फेवरेबल है, बट यहाँ पे क्या है? एक्सटेंट। तो डायमंड से जब आपको ग्रेफाइट जाना है तो आपको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, मतलब बीच में एक पहाड़ है, उस पहाड़ से उठ के आपको ग्रेफाइट तक जाना है और उस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। उसी एनर्जी को बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी इज द बैरियर, और जो एनर्जी आप बैरियर को क्रॉस करने के लिए देंगे दैट इज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू डू दिस कन्वर्जन फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट। तो अब बात यही आ जाती है कि ये जो एनर्जी है ये इतनी ज्यादा है, मतलब ये जो मैंने हम्प बनाया, अभी आप इसको सिर्फ हम्प के रूप में देखिए कि मतलब यहाँ पे आप थे और आपको यहाँ पे जाना था, मतलब जैसे आप यहाँ पे गड्ढे में हैं और आपको उससे भी गहरे गड्ढे में जाना है, तो आपको यहाँ से कूद के जाना है। मतलब आप जिस गड्ढे में हो उस गड्ढे से आपको पहले कूद के ऊपर आना है और फिर एक उससे भी गहरे गड्ढे में जाना है। आप इसको ऐसे देखिए। अब कूद के आने के लिए आपको यहाँ पे आना है, उसके लिए आपको चाहिए एनर्जी, इसी को हम यहाँ पे हम्प बोल रहे हैं। तो ये हम्प बहुत ऊंचा है, दिस हम्प इज वेरी हाई। अब ये हम्प हाई क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ये आगे जिसको हम जनरली ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ये हम आगे देखेंगे, बट अभी आप ये सिर्फ समझिए कि ये हम्प इतना हाई क्यों है। बिकॉज इस हम्प को अचीव करने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगने वाली है, क्योंकि इस पोजीशन पर जो ट्रांजिशन स्टेट है, जो आपके रिएक्शन में स्पीशीज है दैट इज
हाईली एनर्जेटिक, मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसीलिए दैट इज हाई एनर्जी डिमांडिंग। तो ये हमको नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर अचीव नहीं होगी। तो ये हमको रूम टेम्परेचर पर अचीव नहीं होगी, तो इसका मतलब डायमंड आपका ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो एक ह्यूमन टाइम स्केल में यू विल नॉट फाउंड कि आपका खरीदा हुआ डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो गया। होएगा तो पता नहीं कितने हजारों सालों में होगा, उसके लिए उसको टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, तो वो एनर्जी तो उसको मिल नहीं पा रही। तो इसीलिए conversion of diamond to graphite is thermodynamically favorable because it is coming with delta G negative, but kinetically it is not favorable। इसीलिए जो आपका डायमंड है that lasts forever, it is a good approximation that it will not be converted to graphite because of the kinetics। तो इसीलिए हमको काइनेटिक्स को पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होना हमारे लिए काफी नहीं है। जैसे कि और एक आप एग्जांपल दे सकते हैं, हम हमेशा अपने हाथ धोते हैं सोप से, जनरली वी वॉश अवर हैंड्स। तो जनरली जो डिसोल्यूशन रिएक्शन है, मतलब when you are washing your skin with soap, then your skin should get dissolved in soap। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन रिएक्शन। अब जो ये डिसोल्यूशन रिएक्शन है जिसमें योर स्किन इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इन सोप, दिस इज ऑल्सो अ थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कम है, तो इसीलिए अगर स्किन और सोप आपके कांटेक्ट में आए और डिसोल्यूशन रिएक्शन होके आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसकी गिब्स फ्री एनर्जी कम है, तो दिस रिएक्शन इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। बट आप देखते हैं कि हम अपने हाथ सोप से रेगुलरली अपने लाइफ टाइम में काफी बार धोते हैं, बट वी डू नॉट फाइंड कि हमारी स्किन सोप में डिसॉल्व हो गई। अब ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है? सेम, बिकॉज दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो। तो इसीलिए आपको ये देखने में नहीं मिलेगा कि आपकी स्किन सोप में डिसॉल्व हो गई। तो ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है बट काइनेटिकली अनफेवरेबल है, तो इसीलिए यू डू नॉट फाइंड दिस प्रैक्टिकली हैपनिंग। और आप क्या देखेंगे, जैसे आपने हमेशा हेबर प्रोसेस पढ़ा होगा। हेबर प्रोसेस क्या है? जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से अमोनिया बनाते हैं। तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताएगा? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताने में मदद करेगा कि किस टेम्परेचर, किस प्रेशर पर हमको NH3 की यील्ड क्या मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, कि जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो किस टेम्परेचर, किस प्रेशर पर हमको NH3 अमोनिया की कितनी यील्ड मिलेगी। अब बात क्या आ जाती है, ये हमको थर्मोडायनेमिक्स ने बताया, बट सपोज ये जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा स्लो है, वही। अब अगर ये बहुत ज्यादा स्लो है तो मैं तो इस रिएक्शन को बेसिकली इंडस्ट्रियल स्केल पे कर रहा हूं। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर मैंने इस रिएक्शन की सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी और थर्मोडायनेमिक्स ने मुझे यील्ड की जानकारी दे दी कि ये मुझे कितनी यील्ड देगी, बट मैंने काइनेटिक्स को स्टडी नहीं किया। काइनेटिक्स जो मुझे इस रिएक्शन की स्पीड के बारे में बता रहा है, अब मुझे पता चला कि ये रिएक्शन तो भाई 100 दिन में होती है, तो फिर ऐसी रिएक्शन इंडस्ट्रियली लॉस का कारण बनेगी, इकोनॉमिकली फेवरेबल नहीं होगी। तो इसीलिए काइनेटिक्स को भी हमको स्टडी करना है कि रिएक्शन कितना समय ले लिया होने में। जैसे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट जब कोई भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज करते हैं तो जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वी आर हैविंग कंपीटिंग रिएक्शंस। जैसे आपने कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन देखी तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में वी हैव कंपीटिंग रिएक्शंस। ठीक है, तो तब भी काइनेटिक्स का रोल आ जाता है, बिकॉज जो आपकी कंपीटिंग रिएक्शंस हैं, मतलब आपका एक डिजायर्ड प्रोडक्ट है और डिजायर्ड प्रोडक्ट से अलग आपके कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो कंपीट कर रहे हैं आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट से।
तो अगर कंपीटिंग रिएक्शंस की काइनेटिक्स फास्ट है तो आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसकी यील्ड आपको बेसिकली कम मिलेगी। तो इसीलिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं उनको भी रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ना जरूरी है, तभी वो डिजायर्ड प्रोडक्ट अपना बना पाएंगे एंड दे विल ट्राई टू prevent these competing reactions by changing some conditions। तो अभी आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी कि हमको काइनेटिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों है। अभी हमने इतने सारे केसेस देखे जिसमें हमको ये समझ में आया कि काइनेटिक्स से हमको क्या फायदा होता है। तो इन सब चीजों को साथ में लेके अब हम काइनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे। तो काइनेटिक्स में हमने बात करी कि हमको रेट ऑफ द रिएक्शन की बात करनी है। ठीक है, अब आप देखेंगे जनरली जब हम देखते हैं केमिस्ट्री में तो वैसे तो रिएक्शंस काफी तरीके की होती हैं, पर एक जो ब्रॉड डिवीजन है हमारे पास कैटेगरी का रिएक्शंस का, दैट इज होमोजेनियस रिएक्शंस एंड हेटेरोजेनियस रिएक्शंस। ठीक है, तो नाम से ही इसमें हमको समझ में आता है कि जो हमारी होमोजेनियस रिएक्शंस हैं, होमोजेनियस रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारा फेज एक है। जैसे कि आपकी गैसेस के बीच में रिएक्शंस है, जो आपकी गैस के बीच में रिएक्शंस होगी उसमें आपका फेज एक होगा। जैसे आपकी सॉल्यूशंस में रिएक्शन है पर आपका फाइनल फेज वन बन गया, तो वो हमारी हो गई होमोजेनियस रिएक्शंस। और हेटेरोजेनियस रिएक्शंस आपकी कैसी होंगी, जिसमें यू आर हैविंग टू और मोर फेजेस। ठीक है, तो होमोजेनियस रिएक्शंस और हेटेरोजेनियस रिएक्शंस मेनली जैसे जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे हमारा मेन फोकस इन दोनों रिएक्शंस पे रहेगा। उसमें भी मेजरली हम होमोजेनियस रिएक्शंस ही देखेंगे, कुछ हम हेटेरोजेनियस रिएक्शंस भी देखेंगे। तो अभी मैं आपको बेसिकली एक थोड़ा फ्लो बता देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया है, तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने मेन बात तो यही करी कि हमको रिएक्शन की स्पीड जाननी है। तो वो स्पीड का आइडिया हमको मिलता है रेट ऑफ द रिएक्शन से। जैसे हम गाड़ी की स्पीड की बात करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड की बात करेंगे जिसको हम बेसिकली रेट बोलते हैं। अच्छा देखिए, गाड़ी से मुझे एक और एग्जांपल याद आया जहाँ पे काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि आप देखेंगे जो हमारे गाड़ी का फ्यूल होता है, गाड़ी में जनरली हम क्या फ्यूल यूज करते हैं, वैसे तो अभी आजकल बहुत सारे फ्यूल्स हैं, पर मेनली जो सबसे कॉमनली हम यूज करते आ रहे हैं गाड़ी के अंदर, हमारे ऑटोमोबाइल्स के अंदर, वो क्या है, जैसे डीजल पेट्रोल, डीजल है पेट्रोल है। अब जो डीजल और पेट्रोल है ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। और बेसिकली होता क्या है, हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन होता है। कंबशन मतलब इनका ऑक्सीडेशन, और जब इनका कंबशन होता है तो दे प्रोड्यूस एनर्जी और उसी एनर्जी से हमारा व्हीकल आगे बढ़ता है। अब आप देखिए जो हाइड्रोकार्बन है उसका जो कंबशन है, कंबशन मतलब बेसिकली उसका जो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन एट रूम टेम्परेचर इज नेग्लिजिबल। ठीक है, अब आप देखिए इसी प्रॉपर्टी का हम ऑटोमोबाइल्स में यूज कर रहे हैं। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स के ऑक्सीडेशन की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे वो नेग्लिजिबल है। अदरवाइज जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी में आपका पेट्रोल और डीजल तो रहता ही है, लेकिन वो बर्न कब होता है, जिस समय गाड़ी चलती है, जब इंजन वर्क करता है। तो अगर हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन रूम टेम्परेचर पर नेग्लिजिबल ना होता तो फिर तो गाड़ी खड़े खड़े भी आपका फ्यूल बर्न होता रहता, बट ऐसा नहीं है। किसका रोल आया, काइनेटिक्स का। बिकॉज काइनेटिक्स क्या आपको बताएगी कि जो आपका
हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन है वो आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर ही उस रिएक्शन की स्पीड इतनी होगी कि आपका फ्यूल बर्न होगा। तो हाइड्रोकार्बन का जो ऑक्सीडेशन है वो हमको कब अचीव होता है, व्हेन इंजन इज रनिंग एट सम हायर टेम्परेचर। तो जब इंजन रन करता है तब वो एक हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, उस हाई टेम्परेचर पर ही हमारा हाइड्रोकार्बन ऑक्सीडाइज होता है, बर्न होता है, और जिससे हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो आप देखिए ऑटोमोबाइल्स में भी काइनेटिक्स का रोल आया, जहां पे हमको पता चला कि इनका ऑक्सीडेशन रूम टेम्परेचर पे नेग्लिजिबल है। मतलब ऑक्सीडेशन जब हम रूम टेम्परेचर पे बात करेंगे तो रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ रही, तो वो हमको काइनेटिक्स ने बताया कि रिएक्शन इज वेरी स्लो, इतना स्लो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है एट रूम टेम्परेचर। जैसे कि अभी आप देखिए डीजल पेट्रोल, हमको पता है कि पॉल्यूशन करते हैं, तो हम इनसे बेसिकली फेज आउट करना चाह रहे हैं। तो फेज आउट करने में हम अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखेंगे अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो आपके इमिशंस हैं वो कंट्रोल्ड हैं, आपके डीजल पेट्रोल जितना इमिशन उनका नहीं है। तो ऐसे ही एक अगर आपने पढ़ा हो या सुना हो, हम डेवलप करने की कोशिश कर रही है क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें आपने सुना होगा H2 और O2। मतलब हमारा क्या प्लान है कि हम H2 और O2 को कंबाइन करें। जब H2 और O2 कंबाइन होंगे देन वी विल गेट H2O एंड एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये आपकी व्हीकल को मूव करने में काम आ जाएगी, और जो आपका यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है वाटर, ये तो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। अब आप देखेंगे जो H2 और O2 है, इनकी रिएक्शन भी अगर आप रूम टेम्परेचर पे बात करें तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मतलब आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रूम में छोड़ दो, छोड़ा तो आपने एक अमाउंट छोड़ा, मान लो आपने 10 ग्राम छोड़ा, जो ये दोनों का मिक्सचर है, सपोज दिस इज 10 ग्राम्स। तो आप सोचो ये कितने समय में आधा होगा। मतलब ये मिक्सचर जो था वो सपोज 10 ग्राम था, तो इसको 5 ग्राम होने में 10 टू द पावर 25 इयर्स लगेंगे। कितने? 10 टू द पावर 25 इयर्स। मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये टाइम स्केल कितना बड़ा है, 10 टू द पावर 25 इयर्स। तो आपने इन दोनों को छोड़ा साथ में, और आधा होने में 10 टू द पावर 25 इयर्स लगेंगे। तो आप देखो कितनी स्लो रिएक्शन है रूम टेम्परेचर। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दोनों को एक स्पार्क दे दो, एक स्पार्क दे दो, जैसे ही आप स्पार्क दोगे तुरंत ये रिएक्शन हो जाएगी। मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ए स्पार्क दिस रिएक्शन, जो अभी 10 ग्राम से 5 ग्राम जाने में हमको 10 टू द पावर 25 इयर्स लग रहे थे, एक स्पार्क के प्रेजेंस में 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में 10 टू द पावर -6 सेकंड्स लगेंगे। तो अब आप देखिए यहां पे भी काइनेटिक्स का रोल आया। मतलब जब इन दोनों की रिएक्शन हम रूम टेम्परेचर पे करना चाह रहे थे तो नहीं हो रही थी, आधा होने में इतना समय लग रहा था। आधा होना मतलब आप समझ रहे हैं ना, रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ये चीज मैं क्लियरली इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इसको जनरली हाफ लाइफ बोलते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे, पर आप ये जरूर समझ लीजिए कि मैंने आधा क्यों किया। बेसिकली आधा करना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ। आधा होने का मतलब है कि कुछ रिएक्शन हुई है, मतलब इनिशियली एक अमाउंट था, कुछ रिएक्शन हुई और रिएक्शन होके आपका कुछ बन गया। तो जब कुछ बन गया तो जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, उनका अमाउंट कुछ ना कुछ कंज्यूम हुआ, तभी तो आपको प्रोडक्ट मिला। तो बात समझाने की वही है कि आपने जो इनिशियल अमाउंट लिया था उसको आधा होने में इतना समय लगेगा। लेकिन अगर आप यही रिएक्शन किसी स्पार्क की प्रेजेंस में करते हैं तो इसका अमाउंट आधा होने में 10 टू द पावर -6 सेकंड्स लग रहे हैं। मतलब 1 माइक्रो सेकंड में आपकी रिएक्शन हो रही है, इतनी फास्ट हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे भी आपका काइनेटिक्स का रोल आता है। मटेरियल साइंस में भी एक्चुअली काइनेटिक्स का रोल आता है। उसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। जैसे कि हम आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कुछ मेटल्स या फिर प्लास्टिक्स ये यूज करते हैं। तो आज हमारे पास कई ऐसे मेटल्स और प्लास्टिक्स हैं
जिनका ऑक्सीडेशन होना इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। मतलब आप कोई प्लास्टिक यूज कर रहे हो, आप मेटल यूज कर रहे हो, उसका जो ऑक्सीडेशन होकर प्रोडक्ट बना उसका गिब्स फ्री एनर्जी लोअर है। इसका मतलब गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ दिस मेटल और प्लास्टिक इज नेगेटिव, मतलब थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल। बट फिर भी हम इन प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं। बात यह है कि ऑक्सीडेशन होने के बाद तो ये कुछ जाएगा। तो जो हम जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक का सपोज हम कैरी बैग में यूज कर रहे हैं, तो कैरी बैग में छेद नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका सामान निकल जाएगा। अब जब इस प्लास्टिक का ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन होने से कुछ और बन जाएगा, जिसकी वजह से आपका मटेरियल डिटेरियोरेट हो जाएगा, मतलब जैसा वो था वैसा नहीं रहेगा। जैसे आयरन है, रस्ट हो जाता है। रस्ट मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन ही है ना आयरन का, जिसको हम बोलते हैं कि जंग लग गया। तो ऐसे ही कुछ मेटल्स और प्लास्टिक हैं जिनका ऑक्सीडेशन थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, बट इतना ज्यादा स्लो है कि हम अपने लिविंग टाइम स्केल में शायद उसको ना देख पाए। तो इसीलिए जब तक हम उस प्रोडक्ट को यूज करेंगे उसका ऑक्सीडेशन हमारे सामने इतना कभी नहीं हो पाएगा कि हमारा प्रोडक्ट यूज के लायक ना रहे। तो यहाँ पे भी आप देखिए काइनेटिक्स का रोल आया। ऑल्दो दे वर थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, बट काइनेटिक्स उनका इतना स्लो है। तो कई जगह काइनेटिक्स इतना स्लो है कि हमको पता नहीं चल रहा, कई जगह इतना फास्ट है। तो अब आप देखिए, उसी से मैं आपको फ्लो डिस्कस करता हूं कि हमको डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का रेट स्टडी करना है। ठीक है, रेट स्टडी करना है तो कुछ का बहुत ज्यादा स्लो है, कुछ का बहुत ज्यादा फास्ट है। कुछ का तो इतना स्लो है कि आप रिएक्शन स्टडी करना चाहोगे तो आप देखोगे इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। जिन चीजों में 10-10 साल तक, 20-20 साल तक चेंज ही नहीं आ रहा, तो आप कैसे रिएक्शन की स्टडी करोगे? तो कुछ रिएक्शंस का रेट इतना कम है कि वो बहुत ज्यादा समय में हो रही है। कुछ का रेट बहुत ज्यादा फास्ट है कि 1 मिलीसेकंड में हो गई, 1 माइक्रोसेकंड में हो गई, 1 नैनोसेकंड में हो गई। तो उनका इतना ज्यादा फास्ट है तो उनका भी हमको किसी ना किसी तरीके से स्टडी करना है। तो देयर आर सेवरल मेथड्स, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम ये स्लो रिएक्शंस और फास्ट रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। मतलब उन मेथड्स की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो आपको स्लो रिएक्शंस की स्टडी करने में मदद करेंगे। मतलब आपको क्लैरिटी मिल रही है? हमने केमिकल काइनेटिक्स शुरू किया, देयर आर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, उनका रेट अलग अलग टाइम स्केल की रेंज में है, कुछ का बहुत ज्यादा है, कुछ का बहुत कम है। तो इसीलिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम ये पता लगाएंगे कि उनका रेट है क्या। ठीक है, तो वो मेथड्स की हमको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे तरीके की केमिकल रिएक्शन में, मतलब किस टाइम स्केल वाले केमिकल रिएक्शन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो एक हमारा ये चीज रहेगी जो हमको जाननी है। दूसरी चीज क्या है केमिकल काइनेटिक्स में? ये हमको रेट के बारे में तो बताती है, साथ में हमको रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में भी बताती है। ठीक है, अब आप देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म की क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने देखा कि हम कैपिटल के की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। आपने देखा होगा जनरली हम रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं। सपोज ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है, तो ये मैंने एक आपके सामने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी है जिसके केमिकल स्पीशीज के कोफिशिएंट्स A, B, X, Y हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा तो आपको ये मतलब नहीं है कि ये रिएक्शन कैसे हुई, कितने स्टेप्स में हुई, क्या हुई क्या नहीं हुई। आपको बस ये मतलब है कि ये आपकी फाइनल रिएक्शन है। तो इस फाइनल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स होते हैं डिनोमिनेटर में, रेज टू द पावर कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे आपका x y आ जाएगा, यहाँ पे आपका a b आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ आई होगी कि थर्मोडायनेमिक्स में जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट द फाइनल रिएक्शन। जो आपकी ओवरऑल एक फाइनल रिएक्शन तैयार हुई है वो बैलेंस्ड फॉर्म में क्या कोफिशिएंट्स रखती है वो मायने रखते हैं,
और आप उसी बेसिस पर अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देते हैं। बट जब हम काइनेटिक्स में बात करेंगे ना, तो काइनेटिक्स को बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमारी ओवरऑल रिएक्शन क्या है। काइनेटिक्स डज नॉट केयर अबाउट द ओवरऑल रिएक्शन, ये आप एक पॉइंट लिख लीजिए। ओवरऑल रिएक्शन से मतलब नहीं है, ओवरऑल रिएक्शन से मतलब नहीं है, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, ठीक है, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है। इसको किस चीज से मतलब है, इसको मतलब है रिएक्शन मैकेनिज्म से, कि रिएक्शन कैसे हुई है, क्या पाथवे उसने लिया है, तभी हम उसका काइनेटिक्स समझ पाएंगे। आप देखेंगे अभी मैं आपके सामने बेसिकली कुछ सिर्फ टर्म्स कॉइन कर रहा हूं, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि काइनेटिक्स में वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द ओवरऑल रिएक्शन, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द कोफिशिएंट्स, व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट इज रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म में आप क्या देखेंगे, एलिमेंट्री स्टेप्स नाम की एक चीज देखेंगे, एलिमेंट्री स्टेप्स, ठीक है। तो जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करेंगे तो उसमें आपके एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे। कोफिशिएंट्स वाली मैंने बात बोली, कई जगह आपको कुछ रिएक्शंस ऐसी मिलेंगी जिसमें कोफिशिएंट्स आपके काम कर जाएंगे, कुछ में नहीं करेंगे, पर वो बहुत ही कंडीशनल और सिचुएशनल चीज है, पर उसका ऐसे कोई रिजिड रूल नहीं है, कोफिशिएंट से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। कई बार आप ये भी देखेंगे कि रिएक्टिंग स्पीशीज दो हैं, पर जो आपका रेट है वो एक ही स्पीशीज पे डिपेंड कर रहा है, दूसरी पे कर ही नहीं रहा। तो इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि रिएक्शन काइनेटिक्स डज नॉट केयर अबाउट द ओवरऑल रिएक्शन, इट एक्चुअली हेल्प्स अस इन स्टडीइंग द रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मतलब कि उसने क्या पाथवे लिया, कि पहले हमारे रिएक्टेंट से एक इंटरमीडिएट बना, फिर उस इंटरमीडिएट से हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, दो स्टेप में हुई। तो जो आपकी काइनेटिक्स है वो आपको रिएक्शन मैकेनिज्म डिड्यूस करने में, पता लगाने में मदद करती है। देखिए काइनेटिक्स आपको ये नहीं बताएगा कि यही रिएक्शन मैकेनिज्म है, पर आपको हेल्प करेगा। मान लो आपके पास चार पॉसिबिलिटी थी कि ये भी हो सकता है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो काइनेटिक्स आपको ये बताने में जरूर मदद कर सकता है कि काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग ये वाला मैकेनिज्म सुटेबल नहीं लग रहा, ये वाला मैकेनिज्म भी सुटेबल नहीं लग रहा। तो काइनेटिक्स स्टडी करने के बाद आप दो मैकेनिज्म जो प्रोपोज्ड मैकेनिज्म थे वो आप रूल आउट कर सकते हो, और फिर आपके दो पॉसिबल कैंडिडेट्स रह जाएंगे। फिर उनके लिए हमको और स्टडी करनी पड़ सकती है ताकि हम उन दो में से भी बेस्ट मैकेनिज्म चुन पाए। तो काइनेटिक्स विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द रिएक्शन मैकेनिज्म, नॉट कंप्लीटली बट इट विल असिस्ट यू इन एलिमिनेटिंग। मतलब ये आपको ये जरूर हेल्प करेगा कि ये तो नहीं हो सकता, कई बार आपको ये भी बता सकता है कि यही है, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप देखिए जब भी मैं काइनेटिक्स में आपसे बात कर रहा हूं तो काइनेटिक्स में कोई भी चीज जनरलाइज्ड नहीं है, हर चीज कंडीशनल और सिचुएशनल है, तो इसलिए आप किसी भी चीज को जनरलाइज्ड मान के ना चलें। अब हम और क्या पढ़ने वाले हैं, हमने रेट की बात करी, फिर रेट को पढ़ने के लिए हमको डिफरेंट मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर हमने एक रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करी, और हम क्या पढ़ेंगे, जब हम रेट पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड रेट लॉज। एक चीज काइनेटिक्स में आपके सामने आएगी, रेट लॉ। अब रेट लॉ भी ऐसी चीज है कि इसमें फिर एक्चुअली आ जाएगा आपका कि जो आपकी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उनकी क्या डिपेंडेंस है रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। तो उसमें हम डिफरेंट रेट लॉज पढ़ते हैं, जिसमें आप टर्म सुनेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फिर आगे जाके आप क्या टर्म सुनेंगे, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बाईमोलिकुलर रिएक्शंस। तो ये बेसिकली हमारा काइनेटिक्स में प्रोसीडिंग रहेगा। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कैसी होगी हमारी, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल है, उसी से ही रिएक्शन इनिशिएट हुई। तो अब एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन कैसे इनिशिएट हो गई, उसको समझने के लिए हमारे पास एक दो थ्योरीज हैं। फिर बाईमोलिकुलर रिएक्शंस कैसे काम कर रही हैं, उसके लिए हमारे पास थ्योरीज हैं, जैसे कोलिजन थ्योरी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है। तो आपको आई थिंक एक ओवरऑल पिक्चर डेवलप हो गई होगी कि अभी जब हम
आगे काइनेटिक्स में बढ़ेंगे तो हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी की वीडियो के लिए बेसिकली सिर्फ इतना ही। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें केमिकल काइनेटिक्स की इंपॉर्टेंस हमने जाननी चाहिए कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्या फायदा हमको होगा और कैसे हमारा आगे का फ्लो बैठेगा और क्या क्या चीजें हम इसमें आगे जानने की मदद कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी धीरे धीरे मिलती जाएगी। अभी हो सकता है जिसने ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है उसको तो आई थिंक टर्म्स और टर्मिनोलॉजी समझ में आई होगी, बट जो सपोज केमिकल काइनेटिक्स पहली बार सुन रहा है, पहली बार समझना चाह रहा है, तो उसके लिए तो अभी काफी सारे डाउट्स रह गए हैं जो पेंडिंग है। बट आप टेंशन ना लीजिए, जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी एंड यू विल गेट answers to your questions that are in your mind right now. So that's all for this video. Thank you so much for watching this video.